नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टिहरी से सामने आ रही है, जहां नरेंद्र नगर के पास बड़ा हादसा देखने को मिला है। खाई में गिरी बस जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। 20 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। कुंजापुरी मंदिर में दर्शन के लिए ये सभी जा रहे थे जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि सभी श्रद्धालु गुजरात के रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कुंजापुरी मंदिर के पास से एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नरेंद्र नगर के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक बस खाई में गिरी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बस में सवार सभी श्रद्धालु गुजरात के रहने वाले हैं। ये कुंजापुरी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे जब ये बड़ा हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको टिहरी से बताई जा रही है। नरेंद्र नगर के पास एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक बस खाई में गिर गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 20 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। एक बस खाई में गिरी जिससे कि 5 लोगों की मौत हुई है और इस हादसे में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गुजरात के ये सभी श्रद्धालु हैं जो नरेंद्र नगर में कुंजापुरी मंदिर में दर्शन करने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। खाई में बस गिरने से 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा देखने को मिला है, 5 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ उनकी हालत है? देखिए प्रिया, जी टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर इलाके में ये घटना हुई है। कुंजापुरी मंदिर के जी दर्शन करने के लिए गुजरात से 28 लोग बस में सवार होकर के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे और तभी अचानक जो है इसी मार्ग पर जो है 70 मीटर गहरी खाई में जो है बस गिरी है और जिसमें जो है 5 की श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जिसमें से 4 महिलाएं और एक पुरुष शामिल है। इसके अलावा जो अन्य श्रद्धालु थे वो जो है जी बिल्कुल योगेश, घायल जिस बताए जा रहे तरीके हैं। से हादसा देखने को मिला, इसमें क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं, क्या कुछ वजह थी जो बस ऐसे खाई में गिर गई? देखिए, जी प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो ब्रेक फेल का मामला सामने आ रहा है, लेकिन हालांकि अभी इसे पूरे मामले की जांच जो है वो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर कर रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर रेस्क्यू कर जो घायल हैं उनको नज़दीकी जो अस्पताल है उसमें जो है इलाज के लिए भर्ती करा चुकी है और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी रहा। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर प्रशासनिक अमले की टीम जो है वहाँ पर पहुंची हुई है। इसके अलावा जो है जिलाधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था जो बेहतर उनको मिल सके उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और जिनकी हालत गंभीर है, अगर उनको जो है रेफ़र करने की भी स्थिति है तो उनको रेफ़र के लिए भी लगातार वहाँ पर बातचीत चल रही है ताकि जो है जो घायल हैं उनको इलाज मिल सके। और इसी के साथ देखा जाए तो जो है 70 मीटर गहरी खाई में बस गिरी थी। ये बताया जा रहा था कि जब ये वहाँ पर दर्शन के लिए जा जी रहे थे उस दौरान जो है बस का जो है ब्रेक फेल नज़र आया तो उसकी वजह से जो है कंट्रोल नहीं हो पाई। हालांकि पूरे मामले को लेकर के अभी जो है जिस तरह से प्रथम दृष्टया मामला सामने आया उसको चलते हुए जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है पूरे जांच कर रही हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या रहा है। लेकिन जिस तरह से घायल हुए हैं उनको जो है वहाँ पर जी भर्ती कराने की प्रक्रिया जो है पूरी करी है। और इसके साथ साथ जो लोगों की मौत हुई है, जो श्रद्धालु की मौत हुई है जिसमें 4 महिलाएं हैं, एक पुरुष है, उनको लेकर के आगे कार्रवाई जो है वो प्रारंभ की जा रही है। जी जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से उसमें 5 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, ऐसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को कोई सहायता राशि देने की बात की जा रही है और घायलों के उपचार के लिए कोई सरकार की तरफ से सहायता करने की बात की जा रही है? देखिए, जो घायल हुए हैं जी उनका जो है इलाज की अगर हम बात करें तो लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में वहाँ पर जो है मौजूदगी है और वहीं पर इलाज चल रहा है। डॉक्टरों से लगातार जो गैप जो अगर देखा जाए कि वहाँ पर बातचीत की बात करें तो वो लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जी अगर देखा जाए तो अगर वहाँ पर जो जिन की श्रद्धालुओं की 5 की मौत हुई है उनके लिए अगली कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी गई है। पोस्टमार्टम अन्य कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ पहले उनके परिजनों को सूचना दी जाएगी। हालांकि अभी तक कोई राहत राशि जो है वो सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है, न इसकी कोई घोषणा अभी तक की गई है। लेकिन जो घायल हैं उनको समुचित जो है वहाँ पर इलाज मिल सके उसके लिए लगातार प्रयास जो है वो किया जा रहा है। उसके साथ जी साथ प्रशासनिक अधिकारियों से जो है जो मुख्यालय के अधिकारी हैं वो भी लगातार पल पल के अपडेट ले रहे हैं क्योंकि घटना जो है वो बड़ी है और ऐसे में जी बिल्कुल, जो लोग आए थे धन्यवाद वो गुजरात योगेश से आए हमारे थे। साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में संगठन के 3 लोगों को बदलने के बाद भी हालत नहीं सुधरी है और जब उनकी पूरी आंतरिक स्थिति सामने आ गई है तब सभी को पता चलेगा कि पार्टी किस संकट से गुजर रही है। हरीश रावत के आरोपों पर जवाब देते हुए भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले क्योंकि उनके ही नेता एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस के अंदर भी नेता मानने वाले नहीं है और यही उनकी नेतृत्वहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कांग्रेस के 3 लोगों के संगठन में बदलाव हुए लेकिन स्थिति वही की वही है। हरीश रावत जी को अब पहले अपने घर की चिंता करनी चाहिए क्योंकि उनके ही नेता एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ना, कांग्रेस के 3 लोगों के संगठन के बाद, केवल 3 का ही बना है, अभी द्वंद्व प्रारंभ हो गया है। तो जब उनका पूरा संगठन बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी हम सब समझते हैं। हरीश रावत जी प्रीतम जी के लिए क्या कह रहे हैं, हरक सिंह जी हरीश रावत जी के लिए क्या कह रहे हैं, ये सबके सम्मुख आएगा। और जहाँ तक हरक सिंह का विषय, हरक सिंह कांग्रेस में भी अपना नेता किसी को मानने वाले नहीं है, इसलिए हरक सिंह रावत जी के साथ किस व्यवहार के साथ हरीश रावत जी को रहना है ये भी उनको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी गरजती भी है और बरसती भी है। कांग्रेस पार्टी में ना तो बादल है और ना ही बरसात है। वहीं बीजेपी नेता के इस बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि सही समय आने पर कांग्रेस पार्टी गरजेगी भी और बरसेगी भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गरजना और बरसना प्रदेश के हित के लिए होगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में जल्द ही मोर्चों की नई कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए दर्जाधारी राज्य मंत्री के पद की भी प्रदान करने जा रही है। इसके लिए सूची तैयार हो चुकी है और जल्द ही दर्जाधारी मंत्रियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। विशेष रूप से समाज कल्याण, विद्यालय एवं शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, चिकित्सा से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उद्योग, पेयजल, कौशल विकास और सेवा योजन जैसे विभागों में जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी अहम भूमिका मिलने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ और मोर्चों के गठन हमको करने हैं। हमने प्रदेश अध्यक्ष मोर्चे घोषित कर दिए हैं। हमारी पूरी प्रदेश की टीम बनेगी मोर्चों की और जिला अध्यक्ष की घोषणा हम लोग करेंगे। हम लोग 3 तारीख तक अपने सभी मोर्चे प्रकोष्ठ को भीतर रूप से घोषित कर देंगे। इस बार हमारे जो मोर्चे होते हैं उसमें बेहतर संवैधानिक व्यवस्थाएं भी रहती है। हमने युवा मोर्चे 35 वर्ष की आयु की सीमा रखी है। महिला मोर्चा है तो उसमें हर उम्र की बहनें उसमें रहेंगी, लेकिन सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन का हम लोग ध्यान रखेंगे। युवा मोर्चे में भी बहनों की भी सहभागिता होगी। हर जाति समुदाय के लोग युवा मोर्चे की टीम में आए, उस उम्र तक की युवा आए, उसका हम सामंजस्य बनाएंगे। इस बार महिला मोर्चा है, हमारा किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, जनजाति मोर्चा, 6 के 6 मोर्चे हमारे प्रदेश स्तर के गठन के बाद जिले की ओर बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि हम दिसंबर अंत तक अपने मंडल तक की पूरी टीम को घोषित कर देंगे। उसके बाद फिर हर मोर्चे की अपनी एक टीम बनती है, बूथ स्तर तक की टीम बनती है। इस हमारे मोर्चे के हर बूथ पर 10 यूथ युवा मोर्चे का नारा रहता है। 5 बहनें हर बूथ पर हमारी खड़ी हों, उस दिशा की रचना हमारी बनेगी। तो एक बहुत बड़ा संगठनात्मक तंत्र स्वरूप। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से बीजेपी अब मोर्चों पर कार्यकारिणी और दर्जाधारी मंत्रियों की सूची जल्द सार्वजनिक करने की बात कर रही है, ऐसे में किस किस को ये पद मिल सकते हैं और कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारियां सौंपने की यहाँ पर बात सामने आ रही है?
हाँ देखिए, जी बीजेपी जो है मोर्चा कार्यकारिणी और दर्जाधारी मंत्रियों की सूची जल्द जारी करने वाली है। इसको लेकर के जिस तरह से लगातार जो है बैठक की जा रही है, इसके अलावा जो है पूरी प्लानिंग की जा रही है, तो इसमें जो है नाम शामिल करना है पदाधिकारियों को, उसके लिए लगातार जो है मंथन चिंतन चल रहा है। प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों के नाम का ऐलान जो है वो भी किया जाएगा। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए दर्जाधारी राज्य मंत्री के पद को प्रदान करने जा रही है। इसके लिए सूची जो है वो तैयार की जा रही है। कुछ हद तक जो है सूची तैयार हो चुकी है। जल्द ही दर्जाधारी मंत्रियों की जो नाम है वो सार्वजनिक किए जाएंगे। जी जी बिल्कुल योगेश, इसमें ये भी बात सामने आई है कि कार्यकर्ताओं को भी इससे जोड़ा जाएगा, महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा, तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल सकता है? कितने ऐसे नाम हो सकते हैं जो ये लिस्ट में होंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो जी बीजेपी जो है लगातार महिलाओं पर फोकस कर रही है, चाहे वो अभी हाल ही में हुआ बिहार चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, और इसमें भी कहीं ना कहीं महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो चाहे वो समाज कल्याण की बात हो, विद्यालय शिक्षा की बात हो, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास की बात हो, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो, पेयजल की बात हो, ये तमाम जो विभाग हैं इनमें जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें सभी को शामिल किया जाएगा जो अच्छे जी तरीके से जो है भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, चाहे वो कुमाऊं के हों, गढ़वाल मंडल के हों, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण भूमिका में रखा जाएगा। उसके चलते जो है सूची जो है कुछ हद तक तैयार हो चुकी है। जी जल्दी ही पूरी सूची तैयार होने के बाद जो है सूची सार्वजनिक होंगी और पूरा ऐलान जो है कार्यकर्ताओं को जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है उनका ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये गंभीर सवाल बेहद अहम है और निधि वाले तो ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार इस मामले में स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं देगी, जनता में बढ़ रहा आक्रोश शांत नहीं होगा। रावत ने आरोप लगाया है कि राज्य में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि अब उसे शिष्टाचार का रूप दे दिया जाता है। विधायक निधि में 15% कमीशन की चर्चाओं पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि ये सच है तो ये सामान्य भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जनता के साथ खुला अन्याय है, जिसे किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। किस तरह से देखते हैं? वो गंभीर आरोप है। निधि वाला तो गंभीर प्रश्न है। हाँ, और उसका उत्तर सरकार को जब तक वो उससे जो लोगों में आक्रोश है, सब भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार है। ये तो शिष्टाचार बना दिया। और अब जो है विधायक निधि में 15% कमीशन का मतलब है, तुम जो है कह रहे हो नहीं ये भ्रष्टाचार नहीं, जो हम कर रहे हैं वो शिष्टाचार है। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में महिला सम्मेलनों की श्रृंखला चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये अभियान महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। मोर्चा प्रदेश भर में कार्यक्रम स्थलों पर छोटे छोटे मेले स्टॉल लगवा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह और स्थानीय महिलाएं उद्यमियों को अपने उत्पाद लेकर आने, प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर दिया जा रहा है। रुचि भट्ट के मुताबिक 18 जिलों में सफल सम्मेलन हो चुके हैं, जहां बहनों ने उल्लेखनीय बिक्री भी की है। अब देहरादून का कार्यक्रम 24 तारीख को होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक जारी है। उन्होंने बताया कि इस बार शहरी क्षेत्र की उद्यमी महिलाएं, फीकी फूलों की सदस्य और सरस मेले में सक्रिय समूहों की बहनें भी बड़ी संख्या में जुड़ने वाली है, जिससे कार्यक्रम और अधिक प्रभावशाली होने की उम्मीद है। आत्मनिर्भर भारत का ही कार्यक्रम है और हम इसको अपना बेस मान के चल रहे हैं बहनों के लिए। तो ये कार्यक्रम हम लोग को प्रदेश से भी मिला था और राष्ट्र से भी ये कार्यक्रम मिला है, क्योंकि हम 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो प्रत्येक जिले में महिला सम्मेलन कर रहे हैं इसको लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर। और उस सम्मेलन की खास बात ये है कि हम बहनों के बीच में तो कार्यक्रम कर ही रहे हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मेले और स्टॉल्स लगा रहे हैं उस कार्यक्रम स्थल पे, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना सामान लेकर आएँ और वहाँ प्रदर्शन भी करें और उनका सामान बिके भी। और 18 जिलों में हम ये कर चुके हैं, इकलौता देहरादून बचा है, वो भी 24 तारीख को कार्यक्रम है। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे। बहनों ने बहुत अच्छी बिक्री करी है उसमें और काफ़ी संख्या में जो समूह की बहनें हम कहते हैं वो लोग इस कार्यक्रम में आई हैं।
तो जो 18 जो देहरादून में होने वाला है, कब ये होने वाला है, कितने समूह इसमें शामिल होंगे? 24 तारीख को ये कार्यक्रम होने वाला है, उसी की हम लोग अभी बैठक कर रहे थे। और इसमें लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र से लगे हुए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के हम लोग कर चुके हैं, शहरी क्षेत्र से लगे हुए जो उद्यमी, यहाँ फिक्की फ्लो की बात करते हैं, जो फ्लो के मेंबर्स हैं, जो बहनें उद्यमी हैं वो, और जो समूह में बहनें अपना मेलों में जो काम करती, सरस मेलों में, उन लोगों को हमने इन्वाइट किया। आप देखते हैं कितनी बहनें उसमें जुड़ पाती हैं और कितना बड़ा कार्यक्रम लोग कर पाते हैं। डोईवाला में परवादून कांग्रेस ने बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीती 21 नवंबर को देहरादून वन मुख्यालय में पहाड़ों में जंगली जानवरों की ओर से लोगों पर हो रहे हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने खिलौना बंदूक को हाथ में लेकर सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए कहा था कि अगर शासन प्रशासन ने लोगों की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाया तो फिर अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ के लोगों को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बीजेपी के आईटी सेल के नए प्रदेश अध्यक्ष के उक्त वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेज पर डालते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को आतंकी संगठन प्रमुख के रूप में दर्शाया। देहरादून से सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं आदरणीय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, और हम लोगों ने देहरादून वन विभाग का घेराव किया था। और इस घेराव कार्यक्रम में हम लोग ने यही मांग करी कि पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में और विशेष जो जंगल के आसपास जो ग्रामीण रह रहे हैं, उसमें ग्रामीण और जंगली जानवरों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, हमने देखा कि कई लोगों पे जंगली जानवरों ने अटैक किया। एक अभी ताज़ा मामला आया जिसमें एक भालू ने एक महिला पे अटैक किया और रात भर वो महिला तड़पती रही और उनको एम्स लेके आया गया, अभी भी वो सुध में नहीं है। तो ऐसे कई मामले पूरे उत्तराखंड में हैं। तो इसी को लेके हम लोगों ने वहाँ आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, और इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोदियाल जी ने हाथ में एक जो टॉय गन है उसको लेकर एक सांकेतिक रूप से ये बात रखी थी कि कहीं ऐसा ना हो जो ग्रामीणों को अपनी रक्षा के लिए, जानवरों से रक्षा के लिए हथियार ना उठाना पड़ जाए। तो ये एक सांकेतिक रूप से कहा गया था, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, और विशेष रूप से जो शेखर वर्मा, इनका जो आईटी सेल का पूर्व अध्यक्ष है, और बीजेपी आईटी सेल, इन लोगों ने नीचता दिखाई और इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए दिखाया कि ये आतंकी संगठन की तरह ये लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की पूर्व उपाध्यक्ष प्रमिला रावत ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं आजकल के युग में राजनीतिक प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया का अहम योगदान है। लगातार दल के अधिकारी पेज पर दल का इतिहास, दल के नेताओं का इतिहास, दल से जुड़े लड़े हुए व्यक्तियों के विषय में जानकारी, संघर्षरत की जानकारी सूचीबद्ध तरीके से तैयार कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास सबकी ओर से किया जाएगा और उत्तराखंड के शहीदों के साथ राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग हमारे केंद्र कार्यालय में आए हैं और आपका स्वागत भी है। और जिस तरह से सोशल मीडिया में उत्तराखंड क्रांति दल बहुत अच्छे लेवल में कार्य कर रही है और चल रही है। पहले क्या होता था कि जो अखबार आते थे वो हम लोगों तक पहुंच नहीं पाते थे। अब क्या है, जब से ये जो ये टेक्नोलॉजी जब आई है तो ये गाँव-गाँव तक जाने लगी है। तो गाँव-गाँव में लोगों को पता चलने लगा कि उत्तराखंड क्रांति दल क्या चीज़ है। हालांकि उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर के नीचे एक राज्य हम लोगों ने जो बनाया था, हमारी जो 42 शहादत हुई थी, वो पहुंच नहीं पा रही थी। और इस टाइम बहुत अच्छे हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, वो निश्चित तौर पे लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के द्वारा ही उत्तराखंड क्रांति दल का एक नाम रोशन हो रहा है। और दूसरी बात ये भी कि जनता जो 25 वर्ष पूरे हो गए इस प्रदेश को बने हुए, इसमें जनता ने देखा है कि 10 साल कांग्रेस रही है, 15 साल भाजपा रही है, इन्होंने इस प्रदेश के लिए कुछ काम नहीं करा है। ये भी गाँव-गाँव तक आज ये पॉलिसी पहुंच चुकी है कि खाली इनकी जो योजनाएं रही है वो अखबारों तक रही, धरातल पर कोई योजना नहीं आई, वो तमाम जनमानस इसको देख रहा है।
ज्योतिर्मठ में बढ़ते भालुओं के आतंक के मद्देनजर अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी क्रम में उप वन संरक्षक नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की ओर से नगर क्षेत्र ज्योतिर्मठ के तमाम वार्ड और संवेदनशील स्थलों में रेस्क्यू टीम के साथ रात्रि गश्त की गई। इस दौरान सिंहधर वार्ड में भालू की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचे और भालू खदेड़ने की कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद नगरवासियों ने अवगत कराया कि मवेशी स्वामी उपस्थित नहीं है और गौशालाओं का दरवाजा भी टूटा है। पार्क प्रशासन की ओर से पूरे वार्ड में क्यूआरटी टीम की गश्त भी तेज कर दी गई है। साथ ही पार्क प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि भालू प्रभावित इलाके समेत वन्य क्षेत्र और सुनसान रास्तों पर अकेले चलने से परहेज करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से भालुओं का आतंक जारी है और अब नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, लगातार गश्त किया जा रहा है, ऐसे में गश्त के दौरान कोई जानकारी मिल पाई, कोई भालू की सूचना मिल पाई है? जी देखिए, जो रात्रि से लगातार गश्त जो है बढ़ा दी गई है और अधिक संख्या में जो है फॉरेस्ट जो वन कर्मी है, जो क्यूआरटी की टीम है वो गठित कर करके विभिन्न वार्डों में भेजी गई है। इस दौरान जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन संरक्षक है वो भी जो है क्यूआरटी टीम का हौसला बढ़ाने और अपना मार्गदर्शन देने के लिए पहुंचते हैं और पूरी रात जो है गश्त में जो है उनका पूरा सहयोग रहा। और आज भी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जो निदेशक हैं वो जो है पार्क की इन गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए और सुझाव देने के लिए अभी ज्योतिर्मठ कार्यालय पहुंच रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह से 1 दर्जन से अधिक भालू जो है इस क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे हैं और लगातार जो है आंख मिचौली जो भालुओं की फौज फटने के बाद जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको देखते हुए अब पार्क जो प्रशासन है पूरी तरह संजीदा हो चला है और जो नगर वार्ड के सभासद हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है और गोष्ठियों के माध्यम से और एक दूसरे से संवाद के माध्यम से जो है गांव वाले लोगों को समझाया जा रहा है कि भालू जो है कब आक्रामक होते हैं और किस तरह से व्यवहार जो उनका बदल रहा है और क्या करें और क्या न करें, इन चीजों के बारे में जो है जानकारियां जो है इस दौरान जो है यहाँ पे हमको दी जा रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद संजय हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलौर के टांडा भनेड़ा जाने वाले 2 मार्गों पर अतिक्रमण के चलते जाम लगने की समस्या ने उस वक्त गंभीर रूप ले लिया जब गांव में जा रहे कुछ राहगीरों के साथ कस्बे के लोगों से कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि कई गांवों के ग्रामीण एक साथ कोतवाली पहुंच गए, जिसकी सूचना पर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी कोतवाली पहुंचे। मामले का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने भारी फोर्स के साथ मिलकर मेन बाजार में गश्त कर सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी और कहा कि अगर रास्तों पर अतिक्रमण किए गए तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये था कि हमने अब से 10-12 दिन पहले कोतवाल साहब को एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें 8 गांव के प्रधान थे, प्रतिनिधि, तो हमने एक समस्या बताई थी कोतवाल साहब को। मैंने कहा कोतवाल साहब ऐसा है, हमारे गांव का जो रास्ता है यही एक रास्ता है, इधर दो हाँ यही एक रास्ता है हमारे गाँव का, जो टांडा भनेड़ा अकबरपुर गौसीपुरा शिखर गोपालपुर 8 गाँव पड़ते हैं इस रास्ते में। इसके अलावा कोई और रास्ता इसमें यहाँ पे है नहीं। एक बाजार का रास्ता है जो मान लो किले में को होता हुआ निकलता है, एक मलकपुरे का रास्ता है, एक लालबड़े का। इन्हीं रास्तों पर यहाँ से जितने भी मंगलौर के ठेली में लगाए हैं, ठेली बाजार लगा रखा है इन्होंने, अतिक्रमण इतना कर लिया कि बीचों बीच रोड पे अपना सामान धर कर बैठ गए। अगर कोई भी आदमी निकलता है तो उनके साथ बदतमीजी गाली गलौज करते हैं, ये बोलते हैं कि ये रास्ता है नहीं। जब वो रास्ता नहीं तो फिर हमारा रास्ता कहाँ पे है? तो हमने यहाँ से जो है ना कोतवाल साहब को इस विषय में एक प्रार्थना पत्र दिया था। कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया था। कोतवाल साहब ने जो है ना उस टाइम पर वहाँ पुलिस भेजी भी थी, उस टाइम वहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा उठा कर भागे थे, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे बिल्कुल भी। कल हमारे यहाँ मेहमान है, मेहमान के आने के बाद ना उनके साथ में इतनी बदतमीजी करी, इतना अत्याचार उन्होंने करा, क्योंकि उनका कुछ सामान वहाँ रखा तो उन्होंने कहा भाई हटा लो, हमें निकलने दो, लेकिन उनके साथ में गाली गलौज करी, मारपीटाई करी और लेडीज थी उसमें लेडीज के साथ बदतमीजी करी। इसी चीज को लेकर सभी गांव वाले अकबरपुर के गोसीपुरे के आए दिन इनके साथ यही बदतमीजी कर। टिहरी के नरेंद्र नगर के पास एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें खाई में एक बस जाकर गिरी, जिसमें 5 मौतें हुई हैं और इस पूरी घटना का संज्ञान अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। उन्होंने पोस्ट कर इस पर बहुत दुख जताया है।
आपको बता दें कि टिहरी के नरेंद्र नगर के पास एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां कुंजापुरी जा रही एक बस हादसे का शिकार हुई और इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। घायलों को जिला प्रशासन और एसडीआरएफ ने नजदीकी अस्पताल भेजा है। गंभीर रूप से घायलों को एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया है। स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में सीएम धामी हैं, लगातार वो संपर्क साधे हुए हैं और इस मामले में अब कड़ी नजरें रखे हुए हैं। टिहरी में बस हादसा हुआ था, जहां कुंजापुरी मंदिर के समीप ये बस दुर्घटना हुई। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने इस मामले में पोस्ट किया है और इसमें अपना दुख जताया है। इसी के साथ उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें उपचार किया जाए और एम्स में उन्हें रेफर किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।